लोहे की इस तरह की एक पत्ती होती है, ठीक है, और इसको लगाते कहाँ पे हैं? पीछे इस जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे पैर की आर्च होती है। हमारे पैर की जो आर्च होती है ना, जब जूता इधर बनाते हैं तो जैसे ये हील है, इस जगह पे जहाँ पे हमारे पैर की आर्च होती है, इस जगह पे सैंक लगाई जाती है। सैंक का काम होता है हमारे पैर की आर्च, ये जो आर्च है हमारे पैर की, इसको सपोर्ट देना। अगर ये सैंक, जैसे कई बार क्या है, कोई ज्यादा बोझा उठाता है या जो नंगे पैर ज्यादा चलता है, ये इसकी पैर की आर्च जो है, ये दबाव की वजह से ये कम होती चली जाती है, और बाद में ये जब बिल्कुल खत्म हो जाती है तो ये पैर की एक बीमारी बन जाती है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं फ्लैट फुट या चपटा पांव। ये पैर की बीमारी होती है। आपने डिजाइनिंग में सबसे पहला चैप्टर पढ़ा होगा पैर की बीमारियां, उसमें ये पार्ट फ्लैट फुट, ये पैर की बीमारी होती है। ये होती किसको है? जो बहुत ज्यादा बोझा उठाता है और बोझा उठाते समय अपने पैरों में जूते नहीं पहनता, नंगे पैर रहता है, तो उसका धीमे धीमे उसके पैर की जो आर्च है, वो आर्च, क्योंकि आपने पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, हर एक चीज को धरती अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। आपका शरीर, मान लो ये आपके शरीर में 60 किलो का वजन है, ठीक है, अब आपने 10-20 किलो का बोरा या कुछ भी कट्टा या कुछ भी सामान आपने अपने कंधे पे या सर पे आपने और लाद लिया, ठीक है, तो 60 किलो का आप और 20-30 किलो का बोझ आपने और उठा लिया, मान लो खुद 50 किलो का एक सीमेंट का कट्टा उठा लिया आपने, तो कितना 100 किलो के ऊपर का वजन हो गया। अब वो सारा वजन सीधे हमारे होते हुए सीधे हमारे ये पैरों पे जा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? हर चीज को धरती अपनी तरफ खींचती है। आपके हर जो सारा जो होगा ये आपके पैरों पे ही आएगा, सारा वेट पैरों पे ही आएगा, आपकी पैरों की हड्डियां, तो ये क्या आर्च पे असर पड़ेगा, आर्च पे असर पड़ेगा। इसीलिए जो जूते स्पोर्ट्स शूज होते हैं, स्पोर्ट्स शूज में पहले से ही सोल ऐसा कर्व वाला बना होता है, स्पोर्ट्स शूज के सोल में कर्व बना हुआ होता है, लेकिन लेदर का जो जूता होता है उसमें आर्च बनी नहीं होती है। सर अभी आया तो आपको सोल दिखाएंगे, ठीक है, बना बनाया सोल, और देखा होगा आपने, तो वो फ्लैट होता है, जबकि फर्मा जो होता है उसमें आपके पास फर्मा आपने सबने देखा है, उसमें आर्च बनी थी। इसे कहते हैं टो स्प्रिंग। हेलो सॉरी, मैं बेटा बाद में बात करूंगा, अभी मैं क्लास में। अच्छा, एक चीज आ गई तो इसको मैं समझा दूं। टो स्प्रिंग और हील हाइट दो चीजें हैं, इसको समझ लो। इसे कहते हैं टो स्प्रिंग और इसे कहेंगे हील हाइट। फर्मे पर जब आप ऐसे रखोगे, अगर जिस जूते की टो स्प्रिंग यानी ये हिस्सा जितना आगे से ऊपर उठा हुआ होगा, एडी का हील जो है वो पतली हो जाएगी। कई जूते होते हैं जिसे हम लोग फ्लैट शूज होते हैं, जैसे कई उसमें क्या हील की ऊंचाई नहीं होती है, फ्लैट होता है, ठीक है, स्नीकर्स कहते हैं उन्हें, स्नीकर्स, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका पंजा और एडी दोनों एक ही, उसका लेवल एक ही होता है, उन्हें स्नीकर्स शूज कहते हैं, ठीक है, देखा होगा सबने, पहले यूज भी किया होगा स्नीकर्स, जिसका जो तला है पूरा फ्लैट होता है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ सैर करने के लिए या फिर, ठीक है, या आसपास रिलैक्स में घूमने के लिए होता है, उसको पहन के आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टो स्प्रिंग और हील हाइट नहीं है, ठीक है, स्नीकर्स में नहीं होती है। जो स्पोर्ट्स
के लिए रिलेटेड जूते होते हैं उनमें टो स्प्रिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ फुट, जब हम पैर को आगे झुकाएंगे यानी कि हमारे शरीर का सारा वजन जब पंजे पे आएगा, यानी कि ये जब पंजा नीचे जाएगा तो एड़ी अपने आप ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, जैसे आप ऐसे आगे तक झुकोगे ऑटोमेटिक एड़ी आपकी हवा में हो जाएगी और आपका पंजा नीचे हो जाएगा। एक जूता होता है, लेडीज सैंडल होती है, इसे हील वाली जो सैंडल होती है लेडीजों की, या पेंसिल हील है, ये होती है ना, इस देखा सबने में देखा होगा, इसमें हील की हाइट जितनी ज्यादा होगी तो टो स्प्रिंग नहीं होती है। इस तरह की हील पेंसिल हील वाली जैसे लेडीजें पहनती हैं, उसमें क्या होता है, वो हील की हाइट ऊपर हो जाती है, इनकी बॉडी आगे की तरफ हो जाती है और उनका बट जो होता है वो ज्यादा वो दिखाती हैं। जैसे जो एक्ट्रेस है या जो मॉडल्स हैं वो इन जूतों का यूज करती हैं, लेकिन वो ये क्या है, पेंसिल हील वाली जो सैंडल्स हैं, इनमें जो हील होती है ये करीब 2 से 3 इंच ऊंची होती है, 3 इंच करीब इतनी ऊंची जाती है। इससे होता क्या है, वो उनका कहना ये है ना कि जो महिला का जो बॉडी फिगर है तो उसमें उनका ब्रेस्ट और कूल्हे ये उन दोनों को जैसे कि जो रैंप वॉक होती है उसमें क्या करते हैं, आगे की तरफ झुका देते हैं उनको। ठीक है, लेकिन ये इसमें नुकसान क्या है, ये इस प्रकार की जो सैंडल पहनने में मोच बहुत आती है, मोच यानी कि एंकल ट्विस्ट बहुत होता है। ये हिस्सा जो है हमारा, जहाँ पे ये एंकल होता है हमारे पैर में, ये ट्विस्ट होकर पैर में मोच आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये जरा सा डिसबैलेंस होगी तो आपका पैर तुरंत मुड़ जाएगा। इसलिए ये जूते सिर्फ जहाँ पे चिकना फ्लोर है, बिल्कुल मतलब कि ऊबड़ खाबड़े कच्चे रास्ते में पहनने के लिए है नहीं, इसको पहन कर आप दौड़ नहीं लगा सकते हो, जो जिसको और हर कोई पहन भी नहीं सकता, जिसको बिना अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस जिसने नहीं की है वो पेंसिल हील पहन के नहीं चल सकता। और इसको मतलब कि ये हिंदुस्तान में बहुत कम ही यूज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या जो पैसे वाले हैं या वो ही इसको यूज करते हैं, और ये पार्टी वियर होता है, ऐसा नहीं आप डेली यूज में या आप घर में या अपने गार्डन में पहन के फिर नहीं सकते। इसके लिए शर्त यह है कि जहाँ पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे फर्श अच्छी होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ में पहन नहीं सकते। इसकी डिमांड बहुत होती है इसकी, बाहर ये एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यही, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा ये होता है, विदेशों में ये पॉपुलर है। जितने भी ऑफिस में जाने वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब इसी को पहनती हैं। जो नॉर्मल चप्पलें जैसे अपनी यहाँ पर महिलाएं फ्लैट वाली या थोड़ी सी हील, ज़्यादा नहीं हील, अब तो ऐसे हील आने लगी है सैंडल में, इस तरह से मोटी मोटी ईवा की हील आती है, वो वजन में भी कम होती है और ऊंचाई में, जिन कम हाइट वाली जो महिलाएं हैं वो पहनना पसंद करती हैं। मोटा सोल हो और वजन में हल्का भी हो, ऐसा नहीं कि ज़्यादा इतना मोटा सोल हो तो उसका वजन भी बहुत ज़्यादा हो, पैर ही ना उठे, तो वो ईवा होता है। ईवा एक मटेरियल है जो मोटाई में ज़्यादा होता है और वजन में हल्का होता है, वो इसलिए पर्पज से यूज किया जाता है जिससे कि उनकी हाइट ज़्यादा लगने लगे। विदेशों में लड़कियों की नेचुरल हाइट होती है वो 5.5 से 6 फुट 6.25 फुट होती है, अपने यहाँ महिलाओं की हाइट कम है तो इस वजह से वो पहनती हैं। लेकिन हील भी हाइट को बढ़ाने के लिए लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका रिस्क भी है कि अगर ये आपने अगर सरफेस जो फर्श है वो अच्छी नहीं है तो इंजरी भी होने का पूरा खतरा होता है। अब हाथ द्वारा जूते बनाने में हेडिंग पहले मैं बता दूं क्या क्या होता है। सबसे पहले काम करते हैं अपर प्रिपरेशन, अपर को तैयार करते हैं सबसे पहले, फिर फरमे को तैयार करते हैं। मैं लिख रहा हूँ हेडिंग थी, इसको समझा दूंगा। अपर प्रिपरेशन, पहले अपर को तैयार करेंगे, फिर फरमे को तैयार करेंगे, फिर तीसरे नंबर को करेंगे ड्राफ्टिंग।
DRAFTING, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के बाद करेंगे बॉटम फीलिंग। बॉटम फीलिंग के बाद रफिंग। रफिंग पहले करते हैं, बॉटम फीलिंग बाद में करते हैं, क्योंकि मेरे को पढ़ाई में काफी समय हो गया तो मैं भी गलती कर गया। रफिंग पहले करते हैं, रफिंग करेंगे बाद में बॉटम फीलिंग करेंगे। और ये भी मैं समझा देता हूँ कि करते क्या है इसमें। बॉटम फीलिंग करने के बाद में फिर अब सोल पेस्टिंग करते हैं, सोल को चपकाते हैं, सोल पेस्टिंग। और सोल पेस्टिंग करने के बाद में फिर फरमे को बाहर निकाल लेते हैं, इसे कहते हैं डी लास्टिंग। यानी अभी लास्टिंग की है, ये सारे लास्टिंग है करके फिर फरमे को बाहर निकालते हैं, उस काम को कहते हैं डी लास्टिंग। ये मशीन भी है अपने पास सारी, डी लास्टिंग मशीन भी है यहाँ पे। अब समझ लो ये जो मैंने लिखा है इसमें क्या क्या है। अपर प्रिपरेशन, अपर में क्या तैयारी करेंगे। अपर में लास्टिंग करने से हाथ के द्वारा जूता बनाते समय चाहे मशीन के द्वारा जूता बनाते समय, दोनों में ये काम सभी में करेंगे, काम सभी करते हैं। मशीन में भी यही काम करते हैं, हाथ में द्वारा जूता बनाएंगे यही काम करेंगे। अपर प्रिपरेशन में क्या 3 काम करेंगे। सबसे पहले अपर को मुलायम करेंगे। मुलायम करने के लिए क्यों करते हैं मुलायम, क्योंकि जब हम फरमे पे चढ़ाकर अपर को पिंसर एक टूल होता है उससे जब खींचेंगे, अगर अपर सूखा हुआ है तो वो फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। इसलिए उसको पहले पानी लगाकर उसको मुलायम कर देते हैं, जिससे चमड़ा क्या है नेचुरल मटेरियल है, पानी को सोख लेगा, पानी को सोखता भी है और मुलायम हो जाएगा और ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आसानी से आपका काम हो जाएगा। आप पिंसर लगा के खींचोगे आसानी से चमड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से खींच जाएगा, लगा के आपको आसानी से कील गाड़ दोगे। कर ली ड्राफ्टिंग आप लोगों ने, ठीक है, की है कि नहीं की है, ठीक है। तो अपर प्रिपरेशन सबसे पहला काम करते हैं मूलिंग। मूलिंग का मतलब चमड़े को मुलायम करना, और चमड़े को मुलायम करने के लिए जो पानी लगाते हैं वो चमड़े के अंदर वाले साइड में लगाते हैं, ये याद रखना। बाहर की तरफ लगाओगे बाहर तरफ पॉलिश लगी होती, चमड़ा चिकना होता है, पानी कम सोखेगा। लेकिन जब अंदर साइड में खुरदरा चमड़ा होता है, चमड़े के 2 साइड होते हैं, जैसे एक ग्रेन साइड और दूसरा फ्लैश साइड। एक साइड चमड़ा चिकना होता है, दूसरी तरफ खुरदरा होता है, ठीक है। जब अंदर वाले साइड में पानी लगाओगे तो पानी जल्दी सोख लेगा, चमड़ा मुलायम हो जाएगा। अब करते क्या है, जो हाथ के द्वारा जूता जो मोची बनाते हैं, जो जूते के जो दुकानदार वाले जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं सर्फ का पानी लेते हैं, सर्फ का पानी। उससे क्या होता है चमड़ा ज़्यादा देर तक मुलायम रहता है। जो सर्फ पाउडर है ना, उसको थोड़ा सा 1 चम्मच डाल लिया, उसमें हिला दिया, सर्फ का पानी, उसमें क्या पानी उनको कम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पानी लगाने की जरूरत नहीं होगा उनको। हल्का से कपड़े में ऐसा कपड़ा लिया, सर्फ वाले पानी में डिप किया, इस कपड़े से चमड़े के किनारे किनारे, पूरे चमड़े को नहीं भिगाते हैं, सिर्फ कहाँ भिगाएंगे, लास्टिंग अलाउंस वाला एरिया है, पूरे चमड़े को नहीं भिगाते हैं। क्योंकि हमें लास्टिंग अलाउंस, आपको याद होगा जब हम लोगों ने अपर बनाया तो नीचे 15 mm का लास्टिंग अलाउंस छोड़ा था, ये 15 mm वाला है, ये इसीलिए छोड़ा था क्योंकि इसको खींच के हमें चमड़े को फरमे के नीचे मुड़ना है और कील गाड़नी है। यहाँ पे 15-15 mm चमड़ा बढ़ाया था चारों तरफ, तो हमें सिर्फ नीचे एरिया में कपड़े को डिप किया सर्फ वाले पानी में और किनारे किनारे पानी लगा दिया। पूरे अपर में नहीं लगाएंगे, सिर्फ नीचे वाले हिस्से में लगाएंगे, जो लास्टिंग अलाउंस वाला हिस्से में 15-15 mm में, 15 की जगह 20 भी हो सकता है, क्योंकि कपड़ा जब लगाएंगे तो हल्का हल्का पानी लगा देंगे, जिससे कि वो चमड़ा पानी को सोख लेगा। इस काम को कहते हैं मूलिंग करना। मशीन के द्वारा जब करेंगे तो पानी नहीं लगाते, उसमें भाप आती है, स्टीम आती है, पानी की टंकी लगी होती है मशीन के अंदर, आप जैसे मशीन का प्रेशर दबाओगे तो वो पानी की भाप निकलेगी, पानी नहीं लगेगा, भाप निकलती है, गर्म भाप।
ठीक है, तो चमड़ा पानी की भाप को सोख लेता है, और गर्म होगा तो भाप गर्म ही होगी, तो चमड़ा उसको मॉइस्चर को जल्दी सोख लेगा। पानी नहीं लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि पानी क्या होता है, चमड़ा ज़्यादा देर तक गीला रह गया तो चमड़ा क्या है, फिर वो खराब होने का डर होता है। मूलिंग करने के बाद दूसरा काम क्या है, टॉपअप और स्टीफनर को लगा देंगे। टॉपअप और स्टीफनर को अपर और अस्तर के बीच में रखेंगे। ये अपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि पंजे वाले हिस्से में टॉपअप को लगा देंगे, क्योंकि जब फरमे के ऊपर चढ़ जाएगा बाद में नहीं लगा पाएंगे, इसलिए फरमे पे चढ़ाने से पहले ही टॉपअप और स्टीफनर को अपर और अस्तर के बीच में लगा देंगे। ठीक है, पहला चमड़े को मुलायम कर दिया, दूसरा टॉपअप और स्टीफनर को हमने उसके बीच में रख दिया। तीसरा काम क्या करेंगे, जो जूते का जो क्वार्टर वाला हिस्सा है, सर होते तो यहाँ पे अपर भी यहाँ रखा होता है, तो आपको बताना समझाना रखा है जी यहाँ ये देखो। अब तीसरा जो काम है इसे कहते हैं लेसिंग करना। लेसिंग करना इसका मतलब कि जो दोनों की ये क्वार्टर है, इनमें आपस में धागे बांध देना। धागा किस लिए बांधते हैं, देखो अगर धागा ये जूता है इलास्टिक किया हुआ है और ये गलत है, लास्टिंग ये गलत है। क्यों गलत है, इसमें धागा नहीं बंधा हुआ है। अगर ये धागा बंधा हुआ होता तो जब हम इधर जोर लगा के चमड़े को खींच रहे हैं ना, तो पता चल जाएगा इधर आपने ज्यादा जोर लगा दिया, चमड़े को इधर ज्यादा खींच दिया, इधर कम खींचा है, तो हुआ क्या, ये देखो आप इस साइड चमड़ा ज्यादा खींचा हुआ है, ये सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, आप देख लो। इसीलिए एक तरफ इस तरफ जो है चमड़ा ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, और इससे ये पता लगेगा एक से इधर देखो आप, एक से दोनों तरफ प्लास्टिक अनाउंस एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है। ठीक है, इधर इस साइड में प्लास्टिक अनाउंस कम है, इधर ज्यादा है, क्योंकि चमड़ा इस साइड में ज्यादा खींचा हुआ है। तो इसीलिए लेसिंग इसलिए कर देते हैं, लेसिंग कर दी जिससे कि आप दोनों क्वार्टर आपस में बीचों बीच आने चाहिए। ठीक है, फरमे के बीचों बीच होना चाहिए। ये देखो, ये इस साइड नीचे गिरा हुआ है, इससे क्या होगा, क्या जूता टेढ़ा हो जाएगा, और जब जूता बनकर तैयार जब होगा तो उसकी जो शेप है, ये देखो इस साइड में आपको क्वार्टर देखो ये इस तरफ उतरा हुआ है, घुमा हुआ है। तो यही सब चीजें जब जूता बनकर तैयार होता है, यही चीजें जो रिजेक्ट हो जाती है जूते। अगर यहाँ पर पीछे साइड में देखो, ये जूता इसकी बैक देखो एक तरफ गिरी हुई है, या आप ध्यान से देखोगे ये एड़ी बिल्कुल सीधी नहीं है, एक तरफ झुकी हुई है। देख रहे हो, जब जूता की जब क्वालिटी चेक होती है तो दोनों पेयर से पेयर को मैच कराया जाता है। दोनों जूते के जो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने चाहिए, उनकी ये हाइट, ये शेप और आगे से बिल्कुल दोनों सेम मैच करने चाहिए। ये देख लो, ये इस तरफ झुका हुआ तो ये लाइन ये तिरछी हो गई, नीचे की तरफ गिर रही है। ये जो ये सिलाई है ये नीचे की तरफ दिख रही है इस साइड में, तो वो रीजन इसी वजह से है। तो ये लेसिंग कर देते हैं। अपर प्रिपरेशन यानी कि अपर को लास्टिंग करने से पहले, ये ड्राफ्टिंग है, ये मशीन के द्वारा कर रहे थे तो इसको हम लास्टिंग कहते हैं, LASTING। हिंदी में ड्राफ्टिंग कहते हैं, इंग्लिश में लास्टिंग। ठीक है, लास्टिंग करने से पहले ये दो काम करते हैं, अपर को तैयार करेंगे और फरमे को तैयार करेंगे। अपर को तैयार करने में चमड़े को मुलायम करेंगे, उसके अंदर टोपअप और स्टीफनर डालेंगे, और उसमें दोनों क्वार्टर में लेस वाला जूता है तो दोनों को आपस में धागे से बांध देंगे। ठीक है, अपर को चढ़ाने से पहले ही धागा बांध देंगे दोनों में, ये जो ये दिख रहा है इनमें आपस में धागा बांध देंगे, जिससे कि पता रहे कि टेढ़ा और ना हो जाए जूता लास्टिंग करते समय। अब अपर प्रिपरेशन हो गया, अब लास्ट
लास्ट प्रिपरेशन या फरमे में क्या क्या तैयारी करेंगे। फरमे में क्या क्या करेंगे, पहले तो जिस नाप का फरमा है उस नाप का इंसोल, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इंसोल टैगिंग, इंसोल को लगाएंगे। पहला काम इंसोल क्या है, जो ये देख लो ये गत्ता है, ये नीचे दिख रहा है ना, ये इंसोल है, जो फरमे का साइज है उस साइज का इंसोल कंपनी में बना बनाया इंसोल आता है, मोल्डेड इंसोल आता है, उसमें सैंक लगी होती है, पहले लगी लगाई आती है सैंक, जो कंपनी में जूते बनाए जाते हैं मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके अंदर सैंक इस पे लगी होती है, उसके ऊपर टेप चढ़ी लगी होती है, इंसोल बना बनाया इंसोल आएगा और सैंक ऑटोमेटिक इसमें लगी हुई, उसके ऊपर टेप लगा हुआ आएगा, बाद में आपको सैंक लगाना नहीं होता, लगी हुई आती है। तो इंसोल टैगिंग करते हैं कहाँ से, 3 जगह करते हैं, 1, 2 और 3 जगह पे इंसोल पे कील लगाकर और फरमे के साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन जब यही काम जब मशीन के द्वारा जूते बनाते हैं, एक भी कील का प्रयोग नहीं करते हैं, कंपनी के अंदर कील का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, कील खरीदी भी नहीं जाती है वहां पे। क्यों नहीं खरीदी जाती है, क्योंकि कंपनी में जूते बनते ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अगर कोई कील गलती से रहेगी जूते में और किसी ने मान लो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, किसी अंग्रेज ने जूता पहना और कोई कील रह गई गलती से नहीं निकाली, उसने पैर डाला, उसके पैर में कील चुभ गई, खून निकल आया, वो क्या करे, कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा और वो उस पर ठोक देगा 1 करोड़ का मुकदमा। मैं जिस कंपनी में था वहां पे ये हो गया था, उसने क्या कहा कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, सीईओ जीएम का मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, मैंने जूते नए खरीदे क्योंकि भाई बड़ी कंपनी का है, मैंने ब्रांडेड जूते खरीदे, जूते पहन के जैसे मैं ऑफिस के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया, मेरे पैर में कील चुभ गई, मेरे पैर से खून बहने लगा, फिर मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट पहले से ली थी क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि चोट लगने वाली है, वहाँ मैं ड्रेसिंग करा के वहाँ जब तक कंपनी पहुँचा, इंटरव्यू के लिए लेट हो गया और मेरे को नौकरी नहीं मिल पाई, मैं इंटरव्यू में भाग नहीं दे पाया, मेरी सीईओ की जो मैं वहाँ पे जीएम की नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए मैं लग नहीं पाया, वहाँ की जो सैलरी थी वो $1 लाख थी 1 साल की। अब वो मैं वहाँ पर 2 ही कैंडिडेट थे, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था इंटरव्यू के लिए, तो बहुत से लोग आए थे, 2 को शॉर्ट लिस्ट किया था, एक मैं था एक दूसरा था, मैं गया नहीं, दूसरे को नौकरी मिल गई और मैं नौकरी से वंचित रह गया सिर्फ इस कील की वजह से। उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दिया और कंपनी के ऊपर दावा ठोक दिया उसने, कंज्यूमर कोर्ट। यहाँ पर अपने इंडिया में ज्यादा लोग जागरूक नहीं है, उपभोक्ता अदालत आपने सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, आपने कहा कि गए कंपनी में, उसने कंपनी ने कह दिया कि ये ले जाओ 6 महीने की गारंटी है, 5वें महीने टूट गया, आप जाओगे, बोले कोई बात नहीं, आप 5 महीने इस्तेमाल करिए, आप खुद नहीं जाओगे दुकान वाले के पास, भाई आपने 6 महीने की गारंटी दी, 5 महीने में टूट गया, उसने बोला 5 महीने तो बरत लिए, वो नहीं करेगा। लेकिन अगर विदेश में हो, अगर फॉरेन में है, 6 महीने की गारंटी पेपर में लिख के दिया है, अगर 6 महीने से 2 दिन पहले भी टूट गया, वो जाके वो कोर्ट में केस करेगा, इसने गारंटी दे रखी थी, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में केस डालते हैं, वो नहीं कहते कि भाई ये ठीक करा दो, वो जाओगे यहाँ पर क्या होगा, जाओगे भाई छोड़ जाओ, 2 दिन बाद आके ले जाना, उसी को रिपेयर करके दे देंगे, ये नहीं कि नया नहीं देंगे, उसी को रिपेयर करके दे देंगे, बदल के भी नहीं देते। तो गारंटी मतलब गारंटी है। तो अपने हिंदुस्तान में क्या है, गारंटी नहीं लिखते हैं, लिखते वारंटी। गारंटी और वारंटी दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है। वारंटी में क्या है, वारंटी में चीज है आपकी खराब हो गई, वो रिपेयर करके उनको ठीक करवा कर 2 दिन बाद 4 दिन बाद अपने कारीगर में या जो कस्टमर केयर है वहां पे छोड़ाओगे, 10 दिन बाद बुलाएगा, वारंटी में है, यानी कि ठीक रिपेयर करके दे देगा, ठीक है। गारंटी का मतलब क्या है, वो आपको नई चीज देगा, खराब हो गई छोड़ जाओ, नई चीज वो आपको तुरंत ही देगा। तो गारंटी और वारंटी फर्क है, अपने हिंदुस्तान में गारंटी नहीं देते, वारंटी देते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, इंसोल है, इंसोल को 3 जगह कील लगाते हैं, एक
इसे कहते हैं सीट पार्ट, एडी वाले हिस्से पे, एक बीच वाले हिस्से पे और एक इसे कहते हैं सेंटर। फोर पार्ट का सेंटर है। फोर पार्ट यानी कि पंजे वाला हिस्सा, ये वेस्ट पार्ट यानी बीच वाला हिस्सा है, इसका सेंटर है। और तीसरा सीट पार्ट, एडी वाला हिस्सा, इसके सेंटर में तीन जगह की लगाकर और ये एक सोच को फरमे में डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, फरमे के ऊपर पाउडर लगाते हैं, पाउडर अप्लाई करते हैं। पाउडर क्यों लगाते हैं अब मैं बता दूं। पाउडर इसलिए लगाते हैं कि जूता बन जाने के बाद में जब हम फरमे को निकालेंगे तो चमड़ा या इसके अंदर जो अस्तर लगा हुआ है वो लकड़ी में चपक ना जाए। ठीक है, जब इसमें लकड़ी के ऊपर पाउडर लगा दिया जाएगा, आप लोगों ने सबने घर में कैरम बोर्ड देखा होगा, कैरम खेलते होंगे ना बचपन में, कैरम उसमें पाउडर डालते हैं। क्यों डालते हैं कि उसमें जो भी स्ट्राइकर या जो गीटियां हैं वो आसानी से फिसलें। ठीक है, तो इसीलिए इसके लकड़ी के ऊपर पाउडर डाल दिया जाता है कि जिससे कि जब जूता बनकर तैयार हो जाए तो लकड़ी को निकालें, ठीक है, तो ये आसानी से निकल आए, ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। ज्यादा जोर से आप खींच रहे हो तो क्या होगा, जूते की शेप खराब हो जाएगी। हो सकता है कि अंदर जो अस्तर लगा हुआ है वो लकड़ी में नमी से चपक गया हो, क्योंकि आपने टॉप ऑफ स्टिफनर इसमें लगाया था, उसमें गोंद लगा हुआ था, वो हो सकता है कि कपड़े अस्तर पे लगा रह जाए और वो लकड़ी से चपक जाए। आप जोर लगा रहे हो, अस्तर फट जाए, अंदर का अस्तर फट गया ज्यादा जोर से खींचने में, इसलिए पाउडर लगा देते हैं। पाउडर को लगा के इसको ऐसे मिला देते हैं, जब जूता बन के जब फरमा निकाला जाए बिल्कुल आसानी से निकल आए। लकड़ी चिकनी हो जाती है, इसी लकड़ी को चिकना करने के लिए ही यह पाउडर लगाते हैं। इसी काम को कहते हैं फरमे को तैयार करना। तो फरमे को तैयार करने के लिए क्या क्या तैयारी की, एक इंसोल लगा दिया, दूसरा इसमें पाउडर लगा दिया, अपर तैयार हो गया, फरमा तैयार हो गया। अब अपर और फरमे को दोनों को मिलाएंगे, इस काम को कहते हैं ड्राफ्टिंग। अपर तैयार, फरमा तैयार, अब ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग जो काम करते हैं वो 10 कीलों का प्रयोग करते हैं। सिर्फ 10 कील लगाकर पहले तो हम इसको चेक करते हैं कि अपर बिल्कुल सही चढ़ गया है या नहीं चढ़ा है, बिल्कुल सीधा चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। 10 कील लगाकर पहले हम चेक करेंगे कि अपर बिल्कुल ठीक सीधा बिल्कुल चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। अगर कहीं पे लग रहा है कि भाई इस तरफ ज्यादा घुमा हुआ है तो उसको उस जगह की कील को निकालकर उसको अपर को सीधा कर देते हैं। जब बिल्कुल चेक संतुष्ट हो गए कि हाँ भाई अपर बिल्कुल सही चढ़ा है, उसके बाद फिर कीलियां छोटी थोड़ी थोड़ी दूरी पे कीलियां लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले 10 कील कहाँ कहाँ लगाते हैं, जो ड्राफ्टिंग का काम है वो 10 कीलों से किया जाता है। 10 कीलें कहाँ कहाँ लगाई जाएंगी। सबसे पहली कील सेंटर ऑफ द ये टो के सेंटर में, सबसे पहले फिक्सर यहाँ पे चमड़े को ऊपर पकड़ेंगे अपर को और खींच के चमड़े को खींचेंगे और यहाँ पर रखकर कील डाल देंगे। फिर अंदर साइड वाले को खींचेंगे, एक कील यहाँ गाड़ेंगे और एक, ये तीन सबसे पहले ये तीन हमने 1 2 3 टो का सेंटर इनर और आउटर टो में हमने 3 कील गाड़ दिए। 3 कील हम नीचे इंडियर बन गए, एक इधर थोड़ा बड़ा सेंटर इनर और आउटर, 3 कील इधर गाड़ लिया, 3 और 3 6 हो गए। अब 4 कील इधर, तो 1 2 3 और 4। अब ये 10 कीलें लग गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 कील लगाना ड्राफ्टिंग कहलाता है। अब हमने 10 कीलें लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करके देखेंगे अपर बिल्कुल हमारा फरमे पे सीधा है या नहीं। हो सकता है कि ये अपर हमारे इधर घूम रहा हो, इधर ज्यादा हमने खींच लिया है, तो हमने कील इधर की कील निकाली और इधर की कील निकाली और इसको इधर से खींचकर और उसको सेंटर पे कर दिया। अगर लगा कि एड़ी हमारी एक तरफ ज्यादा घूम गई है तो इधर की कील निकालकर दोनों तरफ की कील निकाली, उसको सीधा कर दिया। ठीक है, जिधर से लग रहा है कि हमारा अपर टेढ़ा हो रहा है तो वहां की कील निकालकर और उसको
अभी सही सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जब हमने देख लिया कि बिल्कुल ठीक हो गया, जब देखा भाई बिल्कुल सही है, तो फिर अब हमने किनारे किनारे बिल्कुल किनारे पर हमने 1-1 सेंटीमीटर छोड़कर अब हमने ये कील लगा दी। 1-1 सेंटीमीटर पे छोड़कर चारों तरफ हमने ये कील से मढ़ दिया। कील से मढ़ने के काम को ही हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। अपर को कील की सहायता से फरमे में मढ़ देने के काम को ही ये ड्राफ्टिंग कहलाता है। किनारे किनारे हमने अब लगा दिया पूरी कील। अब आप सभी को पता है कि लास्टिंग अलाउंस हमारा 15 mm था। चमड़ा किनारे से 15 mm हमारे ये अब फरमे में आ गया किनारे, और किनारे किनारे कील लग गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस चमड़े को इधर से कील किनारे किनारे कील लगी हुई है, जो ब्रश है ब्रश में हमने डेंड्राइट लगाया और अपर से इस अंदर की तरफ से अंदर इसके अंदर हमने डेंड्राइट लगा दिया। ठीक है, ब्रश जो है ब्रश में हमने एक कटोरे में डेंड्राइट रख दिया, डेंड्राइट में ब्रश को डिप किया और इसको अपर को ऐसे उठाकर और किनारे किनारे हमने इंसोल में और अपर किनारे किनारे हमने डेंड्राइट कर दिया। आगे समझ में? ये देखो, जैसे ये देख रहे हो किनारे हैं, अब इसमें ब्रश से हमने किनारों पर हमने चारों किनारों पे डेंड्राइट लगा दिया और इसको सूखने दिया थोड़ा। जब डेंड्राइट सूख गया तो हैमर से किनारे किनारे इसकी पिटाई कर दी, जिससे कि अपर जो है ये पूरी तरह से चिपक जाए। जब ये चिपक जाएगा तो ये कील हमको बाहर हटानी है। ठीक है, कील इसीलिए बाहर हटानी है क्योंकि इसीलिए हमने डेंड्राइट लगाया है। डेंड्राइट लगाने के बाद ये इसमें अपर और ये इंसोल में चिपक जाएगा और ये कील हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए? कील इसलिए बाहर निकालते हैं जब हम रफिंग करेंगे, घिसेंगे इसको, तो कील की वजह से क्या है, हमारा रोलर में जो उसमें रेगमाल लगा हुआ है, ग्राइंडर मशीन में रेगमाल ना खराब हो जाए, क्योंकि कील लोहे की है। आप उसमें जब रफिंग करो घिसोगे तो लोहे से लोहा टकराएगा, चिंगारी निकलेगी। और इसमें डेंड्राइट लगाया है वो ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, चिंगारी निकलेगी। डेंड्राइट में पेट्रोल की महक होती है। आपको पता है डेंड्राइट कैसे बनता है? डेंड्राइट क्रेप को पेट्रोल में घोल के बनाया जाता है। बहुत तेज ज्वलनशील पदार्थ है। जितनी भी डेंड्राइट हो गया या थिनर हो गया या लेटेक्स हो गया, ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं। आपका डल्लप हो गया, ये सब ज्वलनशील पदार्थ है। केमिकल का प्रयोग, केमिकल में आग बहुत तेज लगती है, ये याद रखना। तो रफिंग यानी रफिंग मतलब घिसना। तो घिसते क्यों है? जैसे ये आप ये देखो सिलवटे हैं, दो सिलवटे दिख रहे हैं ना, ये सिलवटे खत्म करने के लिए इसकी रफिंग की जाती है। तो रफिंग करने से पहले कील बाहर निकालेंगे। तो कील बाहर निकालने से पहले अब हम किनारों पर हम ब्रश से डेंड्राइट लगा देंगे। थोड़ा देर इसको रखेंगे और सोल को लेंगे। सोल में क्या कार्रवाई करते हैं, अभी मैं बताता हूँ सोल में क्या कार्रवाई करेंगे। सोल आप लोगों ने देखा इसी टाइप में होता है, लेकिन सोल में इस तरह के खांचे बने होते हैं। देखा है सबने सोल जो बनाया जाता है, डाई में बनाया जाता है। डाई के अंदर बनाया जाता है। होता क्या है, प्लास्टिक का सोल हो, चाहे रबर का सोल हो, चाहे ब्लू सोल हो, चाहे क्रेप सोल, कोई भी सोल, लेदर सोल को छोड़कर सारे सोल डाई के अंदर पकाए जाते हैं। और बनाए कैसे जाते हैं? प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने आते हैं, ठीक है, उनको एक चैम्बर में डाल के उसको लिक्विड बना लेते हैं और पाइपों के द्वारा डाई के अंदर आते हैं और उस डाई के अंदर वो जमकर ठंडे होकर वो सोल के रूप में ले लेते हैं कि वो सांचे को हटाते हैं और सोल बना बनाया सोल निकल आता है। ठीक है, करते क्या है, जैसे ये छोटे छोटे ये दाने हैं, इस तरह के प्लास्टिक के दाने आते हैं कट्टे के अंदर, जैसे खाद का कट्टा होगा, इस तरह का कट्टा होता है, प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने आते हैं। उसको अब हीटर चैम्बर में डालते हैं,
बाल्टी में, लोहे की बाल्टी में या ड्रम में डाल के उसको हीटर चैम्बर में डाल देते हैं और एक 780, 600, 700, 800 डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म कर देते हैं। तो वो क्या होता है, बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है। फिर उसको मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और मशीन जो हमने 6 नंबर का डाई है, मशीन के अंदर पाइप लगी होती है, डाई के अंदर आ जाती है। हमने वहां से चालू किया, डाई भर गई, ऑटो कट लगा हुआ है, टाइमर होते ही साइरन बजेगा और डाई ऑटोमेटिक रुक जाएगा, वो फिर बंद हो जाएगी, डाई बंद हो गई और वो ठंडी होने के लिए, जमने के लिए चली जाएगी और 4 से 5 मिनट में जम के डाई अपने आप खुल जाएगी। जब खुलेगी आप बना बनाया सोल, इस तरह का बना बनाया सोल वो बाहर निकालोगे और जो भी सांचा जैसा होगा सोल वैसा तैयार होकर आ जाएगा। 6 नंबर का सांचा होगा तो 6 नंबर का सोल, 7 नंबर का। अब करते क्या है कि ये जो पिघला हुआ मटेरियल आता है डाई के अंदर, तो डाई के अंदर चिपक ना जाए। जब आप ऐसे खींच रहे हो वो छूट नहीं रहा है, डाई लोहे की बनी हुई है और ये प्लास्टिक का या रबर का सोल है। अब चिपक ना जाए इसलिए क्या करते हैं, इसके अंदर मटेरियल जो पिघल के आएगा उससे पहले स्प्रे मार देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये इसके अंदर ये चिपक ना जाए। प्लास्टिक है, लोहे में चिपक ना जाए इसलिए स्प्रे मार देते हैं। वो स्प्रे क्या होता है, वो स्प्रे केमिकल होता है, वो केमिकल इस सोल के अंदर लगा हुआ लग जाता है, क्योंकि हमने स्प्रे मारा उसमें। तो जब प्लास्टिक पिघल के आई है सांचे में तो वो केमिकल भी इस सोल के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से वो जूता सोल से चिपकता नहीं है। जो 90% जूते की जो फॉल्ट है, जो जूता एक्सपोर्ट होता है, सबसे जो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सोल खुलने की, सोल किनारों से खुलने लगता है लेदर के जूते में। आगे से सबसे बड़े किनारों से सोल खुलने लगता है। 90% जो प्रॉब्लम है, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है यही है कि सोल किनारों से खुलने लगता है। सोल इन किनारों से, यहाँ से नीचे से कॉर्नर साइड से सोल खुलता है। एक्सपोर्ट के जूतों में वहां पे चमड़ा नहीं फटता है, सोल नहीं टूटता है, खुल जाता है। लास्टिंग इसकी सोल की जो पेस्टिंग होती है वो खुलने लगती है। जो देसी जूते होते हैं, लोकल जूते वो सिलाई कर देते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में सिलाई नहीं होती, कील नहीं लगती है। उनका काम क्या है, लाइट वेट जूते तैयार करना है, ठीक है। मेरे को लगा ज्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, फिर सोने के सारे घर गंदे। चलो फिर यहाँ तक ही रखते हैं, आगे क्योंकि अब जो ये इसके बाद का जो काम है ना वो बहुत टेक्निकल, मैं इसको थोड़ा सा बस बता ही रहा था। इसको चिकनाई को खत्म करने के लिए करते क्या है, एक रेगमाल लगाते हैं हाथ के वाले जूते में। हाथ के जूते उसमें रेगमाल या तार वाला ब्रश होता है, उससे उसे रफ कर देते हैं, खुरदुरा कर देते हैं, जिससे कि जब हम चपकाएंगे तो आसान तेजी से चपक जाए, चिकना ना रहे। लेकिन कंपनी के अंदर क्या करते हैं, रेगमाल नहीं लगाते हैं। कंपनी के अंदर क्या करते हैं, एक केमिकल होता है उसे कहते हैं MEK, ये केमिकल होता है लेदर के जूते को छोड़कर या लेदर के सोल को छोड़कर। कौन सोल हो गए, PU सोल, PPR सोल, TPU सोल, EVA सोल, क्रेप सोल, लेदर सोल को छोड़कर, ठीक है, और रबर सोल। इन सभी जितने भी सोल होते हैं इन सभी में MEK लगाते हैं। ब्रश या फोम को डिप करते हैं और एक बार इस सोल में ऐसे ऐसे फिरा देते हैं। MEK केमिकल होता है, इसका पूरा नाम होता है मिथाइल इथाइल कीटोन। मिथाइल इथाइल कीटोन। जिसने अगर 12वीं क्लास में अगर केमिस्ट्री पढ़ी है उसको पता होगा एक हैलोजन होता है, हैलोजिनेशन। हाँ, कोई है केमिस्ट्री वाला बच्चा जिसने +2 में केमिस्ट्री पढ़ी है?
हैलोजन आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने बनाई थी। हमारा कोर्स में है नहीं, इसे मैं बता दूं, फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा हो जाएगा। आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाई थी, एक साइंटिस्ट थे जिसने परमाणु अणु भार के अनुसार हर एक तत्व को अलग अलग टेबल में लगाया था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये उनके परमाणु भार के अनुसार रखा था। तो हैलोजन क्या है? हैलोजनेशन काम यहाँ पे यूज होता है, जहाँ भी केमिकल आता है वहाँ पे केमिस्ट्री आ गई, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, जब हम एल्यूमिनियम इसके अंदर लगाते हैं तो इसका दो काम है। पहला काम क्या है, जो इसके ऊपर जो केमिकल लगा हुआ चिकनाई है उस चिकनाई को खत्म कर देता है। दूसरा काम क्या करता है, इसके अंदर छोटे छोटे, ये तेजाब की तरह होता है, छोटे छोटे उसमें गड्ढे कर देता है। इस सोल के अंदर कौन सोल, पीयू सोल, टीपीआर सोल, टीपीआर सोल के अंदर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते मैं बाद में बताऊंगा। पीयू सोल, टीपीयू सोल, क्रेप सोल, लीवा सोल, रबर सोल और प्लास्टिक सोल। प्लास्टिक सोल में भी लगाते हैं, इन सब में एमिके लगाते हैं। सिर्फ एमिके किस में नहीं लगाते, अब मैं बात कल बताऊंगा क्यों नहीं लगाते हैं। इन सभी में लेदर में भी लगा सकते हैं। लेदर में सिर्फ रफिंग से ही काम चल जाता है क्योंकि इसमें केमिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, जो लेदर सोल होता है वो कौन सा लेदर होता है? किस लेदर से लेदर सोल तैयार किया जाता है? कच्चा लेदर कौन सी टैनिंग होती है? आपने टैनिंग पढ़ी है ना, चमड़े पकाने का तरीका, हाँ, उसे कहते हैं बीटी टैंड लेदर, बीटी लेदर। इस लेदर से सोल बनाया जाता है। सिर्फ एक ही चमड़ा है जिससे सोल बनता है, वो बीटी लेदर है, वेजिटेबल टैंड लेदर, वेजिटेबल टैंड लेदर। ये चमड़ा जो होता है बहुत मोटा होता है और हार्ड होता है। जो स्केटिंग देखा कभी, स्केटिंग जो बच्चे स्केट करते हैं उनके तले में लगा होता है, जिसमें पहिए वाले जो पहिए लगे होते हैं, वो जो चमड़ा होता है मोटा होता है, वो होता है ये बीटी लेदर। जो घोड़ों के ऊपर जो पीठ पे रखा जाता है ना, जो देखा है, हाँ जी, बहुत मोटा होता है चमड़े का, उतना सीट सी बनी रहती है जिसकी, हाँ, उसकी सीट बनी होती है। इस तरह का मोटा चमड़ा होता है बीटी लेदर, वेजिटेबल टैंड लेदर, ठीक है। तो ये एमिके काम क्या करता है, इस जैसे जहां पर हम इस सोल में लगाएंगे, इस सोल में छोटे छोटे वो होल बना देता है, गड्ढे बना देता है, छोटे छोटे गड्ढे। कितनी देर के लिए? जब तक वो केमिकल उड़ ना जाए। जैसे पेट्रोल को अगर हम कटोरे में रख देंगे तो वो थोड़े थोड़े करके वो हवा में उड़ता जाता है, कम होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कटोरे में पलट दिया, ऐसे कटोरे में रख दिया पेट्रोल तो एक दिन में, मतलब कि 1 मिनट में नहीं खत्म होगा, धीमे धीमे उड़ेगा, ठीक है। और 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद धीमे धीमे कम होते होते वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। इसी तरह एमिके है। एमिके को जब हम रुई में या फोम में डीप करके और जब सोल में लगाते हैं तो दो काम करता है। एक तो सोल की चिकनाई को खत्म कर देता है और सोल में छोटे छोटे गड्ढे कर देता है, जिसकी वजह से उसमें सोल में छेद हो जाते हैं, बहुत बारीक बारीक, जैसे सुई चुभाई जाती है इस तरह छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। अच्छा, इस छेद का फायदा क्या होता है? एमिके लगाने के 4 से 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद इसके ऊपर हम हॉट एडेसिव लगा देते हैं। हॉट एडेसिव, जो ये गड्ढे बने हैं, हॉट एडेसिव जब हमने ब्रश से उसमें भर लगाया तो हॉट एडेसिव गड्ढों में चले जाते हैं। आपको पता है हॉट एडेसिव कौन सा होता है? पीयू, जिसको हम परमानेंट एडेसिव भी कहते हैं, ठीक है। वो लगाने के बाद हमें फिर सिलाई की और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो इन गड्ढों के अंदर पीयू एडेसिव चला जाता है अंदर। और पीयू एडेसिव कब काम करता है? जब उसको हम गर्म करते हैं। इसीलिए जब सोल को और इसके अंदर भी रफिंग करेंगे, रफिंग में ये घिसेंगे, खुरदुरा हो जाएगा। जो ये सिलवटें हैं, जो ये ऊपर सिलवटें हैं दिख रही हैं, ये एक बराबर हो जाएंगी। जैसे ये सुखड़ा नारंग है ना, जो
आप देख रहे हो ये सिकुड़न है, ये घिसने पे ये एक बराबर कर देंगे, इसको चिकना कर देंगे, इसे भी यहाँ से भी घिस देंगे। इसके बाद बॉटम फिलिंग करेंगे। बॉटम फिलिंग क्यों करते हैं पहले ये समझिए। यहाँ पे चमड़ा है, इधर चमड़ा है, बीच में ये गड्ढा है, तो क्या हो गया, जब सोल लगेगा तो ये सोल के जो जब उस पर खड़े हो गए तो ये ऐसे फरमा तो बीच से निकल जाएगा, इंसोल और ये नीचे सोल, इनके बीच में गैप रह जाएगा। ठीक है, अगर क्यों गैप क्यों रह जाएगा, ये देखो चमड़े की मोटाई है, ये इधर देखो, अब यहाँ की मोटाई और किनारे की मोटाई अलग अलग है, तो ये बीच में क्या है, गैप, खाली स्थान है। यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, यहाँ ऊंचाई ज्यादा है, बीच में गड्ढा है, इसके ऊपर हमने सोल चिपका दिया, तो सोल और इन सोल के बीच में गैप आ गया। सोल के अंदर ये खांचे बने हुए हैं, ये खांचे क्या है, जब आप इस जूते को पहन के चलोगे तो ये इंसोल अंदर बार बार अंदर दबेगा और इन खांचों से ये जो कट बने हुए हैं इससे आपका इंसोल टूट जाएगा, कट जाएगा और आपके पैर में चुभने लगेगा। सस्ते जूते जो होते हैं, जब आप चलोगे क्या हो, पसीने से इस्तेमाल 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जो आपका तला है, जो इंसोल है, वो पसीने से घिस जाता है। ठीक है, घिस जाएगा तो ये जो ये खांचे हैं ना, कि हमारे पैरों में चुभने लगते हैं, हमारे पैरों में ये चुभने लगते हैं, एड़ी वाले हिस्से में, पंजे वाले हिस्से में, क्योंकि यही हिस्सा जो है, बाकी बीच वाला जो आर्च होता है वो ऊपर उठा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे गड्ढे, हमारे सोल में जो खांचे बने हुए हैं वो हमारे पैरों में ना चुभे, इसलिए इसके अंदर बॉटम फीलिंग कर देते हैं। अब बॉटम फीलिंग में क्या क्या यूज करते हैं, जो सस्ते जूते होते हैं उनमें जैसे हमने जो चमड़ा काटा था उसकी कतरन बच गई। ठीक है, जैसे इस तरह की ये मान लो ये चमड़े हैं, ये कतरन है, जैसे ये इस तरह के चमड़ा है, ये कतरन है मान लो इस तरह की, तो ये कतरनें क्या है, जो कटिंग सेक्शन में, इन कतरनों को हम बीच में ऐसे बीच में सेट कर देते हैं, इनको छोटा छोटा काट के ये कतरनें ये बीच में इस तरह से ऐसे भर देते हैं, जिससे कि इनके बीच की जो ये है, अब हमारे चलने पर ये हमारे चुभेगा नहीं सोल। और सैंक, तुम्हें मालूम है सैंक लगाते कहाँ पे हैं, ये इस जगह से इस जगह तक, सोल को चिपकाने से पहले सैंक लगा देते हैं। ऊपर इस पर ऊपर ये एरिया है, यहाँ पर लोहे की पत्ती होती है, सैंक लोहे की पत्ती होती है, इसको यहाँ पर ये लगा के चिपका दिया जाता है लोहे की। इसके बाद बॉटम फिलिंग करके अब सोल को और इसको चिपकाना है, इसमें हमने हॉट एडेसिव लगाया, सोल में हॉट एडेसिव लगाया, इसको रख दिया, फिर इस पर 2-4 मिनट के बाद जब वो एक कोट सूख गया, दोबारा दूसरा कोट लगाया, डबल कोट लगाते हैं। डबल कोट लगाने के बाद या अभी इन दोनों को चिपकाने से पहले दोनों को हीटर में गर्म करेंगे, क्योंकि हॉट एडेसिव है, ये तभी काम करेगा जब इनको गर्म किया जाएगा। पीयू एडेसिव होता है, उसको पहले हम हीटर में इसको सेकेंगे, लेकिन कंपनी के अंदर हीटर नहीं होता है, वहाँ पे क्या है, ये रेड कलर की एक मशीन रखी है इधर साइड में, उसके अंदर हीटर लगे हुए हैं, उससे कहते हैं हीट एक्टिवेटर मशीन है, उसके अंदर हीट एक्टिवेटर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। ये दोनों हीट करके जो पीयू एडेसिव लगा है वो मेल्ट हो जाएगा, और उसको ऐसे सोल को और अपर को पीछे की तरफ से शुरू करते हैं चिपकाना, आगे से नहीं करते हैं, पीछे की तरफ से इस तरह से मिलाकर और ऐसे इसको इस तरह से सोल को उसमें लगाकर इसको फिर ऐसे हाथ से दबा देते हैं, और दबाने के बाद वो क्या करते हैं, इसको सोल प्रेस मशीन में दबा देते हैं, रख के और प्रेशर से दबा के उसको रख देते हैं, ऐसे ही दबा के, जिससे कि अच्छी प्रकार से चपक जाए। अपने यहाँ सोल प्रेस मशीन रखी हुई है, इसमें एक इस प्रकार से क्लैंप ये फरमे को पकड़ेगा, यहाँ से क्लैंप फरमे को पकड़ लिया, यहाँ दबेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो लगा हुआ है एक फाइबर का टुकड़ा लगा हुआ, जिससे कि हमारे जूते के निशान ना आ जाए। अगर यहाँ लोहे का टुकड़ा लगा हुआ तो लोहा काट देगा, चमड़े पे स्क्रैच आ जाएगा या निशान आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर फाइबर का लगा हुआ है वाइट कलर का, जिससे कि इस जगह में बीच में दबाएगा, और एक यहाँ से दबाव पड़ेगा, एक पीछे से दबाव पड़ेगा,
और सोल अच्छे से इसमें पेस्ट हो जाएगा, चपक जाएगा। इसके बाद इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको कम से कम 6-7 घंटे इसको जो पीयू है जो गर्म हुआ है, जो चपका दिया, प्रेशर से चपका दिया, अभी 6-7 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं, जिससे कि ये जूता जो चमड़ा है फर्मे की शक्ल में बिल्कुल हो जाए। जब तुरंत गरम ही आपने फर्मा निकाल दिया, जूता बैठ जाएगा। इसलिए इसको हाथ के द्वारा जूता बनाते समय इसको 6 से 7 घंटे फर्मे को चढ़े रहने देते हैं। जैसे अब ये है, अब फर्मे को बाहर निकालेंगे, अगर ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, ये अपर पचकेगा नहीं, ये जैसा है ना वैसा ही बना रहेगा, बेशक फर्मा बाहर निकाल दो, ये इसी शेप में बना रहेगा। अब ये यहाँ से दबेगा नहीं। अगर इसमें टोपअप अंदर लगाया है, जो टोपअप लगा रखा है, स्टिफनर लगा रखा है, जूता ऐसा ही बना रहेगा। फर्मा बेशक बाहर निकाल दो, आपने जूते में दुकान पे देखो, जूता ऐसे ही रहेगा, ये बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा जब तक इसको दबाया ना जाए। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, फर्मा बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद इसे काम को कहते हैं डीलास्टिंग करना। डीलास्टिंग का मतलब फर्मे को बाहर निकालना। फर्मे को बाहर निकालने से पहले ये धागा यहाँ पे लगा होगा, उसको काटेंगे। काटने के बाद में ये गुटका है, इस गुटके को पहले बाहर निकालेंगे। अब ये यहाँ पे गैप बन गया, ठीक है। अब ये गैप बन गया, डीलास्टिंग मशीन में यहाँ पर जूते को यहाँ पे फंसाएंगे। यहाँ पे एक होल है, देखो होल है, इसको इसमें फंसा के और इसको बाहर ऐसे खींच लेंगे, एडी खींच लेंगे और निकल आएंगे। अब ये नहीं निकले क्योंकि इसमें कील पड़ी हुई है। कील ड्राफ्टिंग के समय जब हमने एडहेसिव लगा लिया था तब कील बाहर निकाल देंगे घिसने से पहले। तो इस तरह से आपका हाथ के द्वारा ये जूता बन के तैयार हो जाता है। काम यही है और बिल्कुल इसी तरह ही बिल्कुल इसी प्रकार मशीन से जूता बनेगा। जो काम हाथ से किया है यही काम मशीन से होंगे। अपने पास सारी मशीनें हैं हाथ के द्वारा जूता बनाने की, ठीक है। इसमें आगे होगा थोड़ा बहुत समझ तो आ ही गया होगा सभी को। ये सारा ऐसे ही कर था, वाटर फिलिंग, रफिंग, ड्राफ्टिंग, ये सारा सोल पेस्टिंग ऐसे किया था सारा। ये भी कदो फिनिशिंग तो करने इसकी हेलो इब्राहिम ये लिख तो रखा होगा काम आपने। यो के लिख दिया HR बफिंग या रफिंग एक ही बात है। 2 अरे यो रफिंग और बफिंग में अंतर क्या होता है? गलेगी। रफिंग है और एक है बफिंग। कल स्पेलिंग लिख दिया यार। यो के लिख रहा है डी दोनों का मतलब है घिसना, ठीक है। छोड़ दे जब चलो। और घिसते क्यों है? क्योंकि किनारे इन सबको खुरदुरा करना होता है जिससे कि आसानी से चिपक सके, पेस्टिंग आसानी से हो सके। आप कोई चिकनी जगह है वहाँ पे गोंद उसको चिपकाओगे और कोई खुरदुरी जगह है वहाँ पे गोंद लगा चिपकाओगे तो खुरदुरी वाली पे बॉन्डिंग या चिपक अच्छी होती है, इस वजह से किया जाता है। क्या होता है कि जब चमड़े को पकाते हैं ना, पकाने की चमड़े के 2 साइड होते हैं, एक ग्रेन साइड और फ्लैश साइड। तो ग्रेन साइड में हम इसमें स्प्रे मारते हैं, इसमें कलर लाने के लिए, मतलब काले रंग का चमड़ा बनाना है, ब्राउन कलर का चमड़ा बनाना है तो उस पर कलर और स्प्रे मारते हैं, ठीक है, कलर लगाते हैं। इसकी वजह से चिकना हो जाता है, ठीक है। जब चिकना होता है तो ये चिकना इस पर जब कुछ चिपकाओगे तो आसानी से नहीं चिपकेगा, इसलिए इसको खुरदुरा कर देते हैं। इसकी जो सतह है वो चिकनी को खुरदुरी कर देंगे, अब चिपकाएंगे तो अच्छी इसकी चपक अच्छी होगी, इसलिए इसे रफिंग का काम किया जाता है सोल में भी। और इसे कहते हैं लास्टेड अपर, इसे कहते हैं लास्टेड अपर। अपर पे चढ़ा हुआ ना, अब ये अपर नहीं है, इसके अंदर लास्ट भी है अपर भी है, इसलिए इसे कहते हैं लास्टेड अपर। लास्टेड अपर रफिंग और हाँ, बफिंग करते हैं। जब बफिंग का काम क्या होता है, जब चमड़ा हम लोग बनाते हैं ना तो चमड़े में जब चमड़ा तैयार करते हैं चमड़े के अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि नेक पोर्शन, ठीक है, नेक पोर्शन है, शोल्डर पोर्शन है, बेली पोर्शन है, बट पोर्शन है, सैंक, फ्लैंक है। सबकी मोटाई एक बराबर नहीं होती है, कहीं पे चमड़ा ज़्यादा मोटा है, कहीं पे पतला है, कहीं पे ज़्यादा मोटा है, ठीक है। अब जैसा आप मान लो शर्ट खरीदने जा रहे हो, उसकी यहाँ पर तो कपड़ा बहुत मोटा हो, यहाँ पे पतला हो, यहाँ मोटा हो, यहाँ पतला हो, तो वो सब जगह एक बराबर होना चाहिए चमड़ा।
तो वो चमड़े को क्या करते हैं, वो नापने के लिए एक मशीन होती है, उसे कहते हैं थिकनेस मेजरिंग गेज। ठीक है, आप लोगों ने देखा है वो औजार है, एक मशीन नहीं है, औजार होता है थिकनेस मेजरिंग गेज। जैसे ये ड्राइंग शीट है, ये ड्राइंग शीट की मोटाई यहाँ पे नापो, यहाँ पे नापो और यहाँ पे नापो, तीनों जगह पे मोटाई बराबर है। ठीक है, इसी तरह जो चमड़ा है या रेक्सीन है, वो हर एक जगह पे ये मोटाई उसकी एक समान होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो जब चमड़ा बनाते हैं तो चमड़े की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। एक मोटे चमड़े के अंदर 3 या 4 उसमें क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, मतलब उसको चीर कर एक चमड़े से 2 या 3 चमड़ा बना देते हैं। जब लेदर मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें पढ़ाया जाता है, आप लोग मेरे को कोर्स में नहीं है, लेकिन जब एक चमड़ा जब भैंस का या किसी का उसको निकाला जाता है वो मोटा होता है, तो उसको जब छीला जाता है तो उसमें एक चमड़े में 2 या 3 परत निकल आती हैं। जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो सबसे थर्ड क्वालिटी का चमड़ा होता है, और उससे चमड़े से बनता है स्वेट लेदर, जिसमें दोनों तरफ बाल होते हैं, चिकना नहीं होता, खुरदुरा सा चमड़ा होता है, जिसमें पॉलिश नहीं कर सकते। देखा ना ऐसा चमड़ा जिसमें जो दोनों साइड में रेसे होते हैं। जो सबसे नीचे वाला, जो पेट के अंदर वाला जो चमड़ा होता है, सबसे थर्ड क्वालिटी का चमड़ा होता है। ठीक है, उसमें दोनों तरफ रेसे निकले होते हैं, जो जूते बनते हैं जिसमें रेसे हैं, उसमें पॉलिश नहीं कर सकते, वो चमड़ा होता है स्वेड लेदर, सबसे थर्ड क्वालिटी का चमड़ा। फिर बीच वाला चमड़ा आता है, वो अच्छा चमड़ा होता है, सबसे अच्छा चमड़ा होता है। सबसे ऊपर वाला चमड़ा भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें डिफेक्ट होते हैं। क्या डिफेक्ट है, मतलब वो जानवर है, उस पर रगड़ लगी हुई है, उस पर चोट के निशान लगे हुए हैं, सारी चीजें हो, ग्रेन पे ज्यादा चोट के निशान ज्यादा होते हैं, रगड़ के निशान है, आप चमड़ा उतारते समय कट मार्क है, रगड़ के घसीट के निशान है, तो कई तरह के डिफेक्ट होते हैं उसमें। तो उसमें ऊपर की परत जो है उसमें बाल भी हैं जानवर के, तो लाइनिंग क्रिया एक होती है, लाइनिंग, जिसमें चूने का और प्रयोग करके उसके बाल हटाए जाते हैं। लेकिन कुछ चमड़ा होता है जैसे फर लेदर, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन जो रसिया में और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जहाँ पे, वहाँ पर जो चमड़ा पकाया जाता है तो बाल के सहित पकाया जाता है, उसके चमड़े के अंदर बाल हटाए नहीं जाते हैं, वो रेसे बने रहते हैं। उससे क्या होता है, उनको ठंड से बचने के लिए जहाँ पर -40 डिग्री है, -50 डिग्री है, वहाँ पर जो जैकेट बनेगी वहाँ पे बाल हटाए नहीं जाते हैं जानवर के। वो भेड़ के बाल या सीप के बाल जो जैकेट बनाए जाते हैं, ऐसे जानवरों के बनाए जाते हैं और बाल नहीं हटाए जाते हैं। ठीक है, जो चमड़े को पकाने की जो क्रिया होती है, आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसमें टैनिंग में पढ़ा है ना, लिखा भी होगा, लिखा है, याद नहीं? टैनिंग, क्रोम टैनिंग, वेजिटेबल टैनिंग, एलम टैनिंग, सिल्का टैनिंग, जर्कोनियम टैनिंग, बीटी टैनिंग, पढ़ा है शुरू में, एकदम स्टार्टिंग में चैप्टर में था, एक चैप्टर चमड़े को पकाने के, हाँ जी, तो उसी में ये काम करते हैं। सबसे पहले चमड़े को उतारने को कहते हैं, फिर उसको सुरक्षित रखने को क्योरिंग कहते हैं, फिर जाके सोकिंग, फिर लाइनिंग, फिर डिलाइनिंग, फिर पिकलिंग, फिर डीपिकलिंग, फिर फिनिशिंग। लाइनिंग, डिलाइनिंग, पिकलिंग तक जो चमड़ा होता है उसे कहते हैं क्रस्ट या वेट ब्लू। वेट ब्लू तक चमड़े को बना, आधा पका हुआ है, वेट ब्लू तक ये चमड़ा पक्का तैयार हो गया है। अब ऑर्डर आएगा कि हमें लाल चमड़ा चाहिए, काला चाहिए, नीला चाहिए, सफेद चाहिए, उसके बाद उसको और कहेंगे हमें 5 mm का चमड़ा चाहिए, 3 mm का। वेट ब्लू बन गया, अब वो चमड़ा खराब नहीं हो सकता। अगर जानवर से चमड़ा निकाला, वो चमड़ा अगर उसमें कुछ क्योरिंग नहीं की तो चमड़ा सड़ना शुरू हो जाएगा, बदबू आने लगेगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे। क्यों कीड़े लग जाएंगे? क्योंकि उसके अंदर चमड़े की गंध है उसमें, तो उसमें मक्खियाँ भी आएंगी, कीड़े मकोड़े सारे उसमें चपक जाएंगे और उसको सड़ाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए उसको क्योर करने के लिए उसको क्या करेंगे, उसमें अमोनिया और नमक लगाकर धूप में सुखा देंगे। जैसे आपने रोटी देखी घर पे, रोटी में अगर नमी है उसमें फुई लग जाती है, देखा वो सभी। और उसी रोटी को आप ऐसे कड़क धूप में 2 दिन रख छोड़ दो, क्या होगा, रोटी एकदम बिल्कुल कड़क होगी, आप तोड़ो टक
टक आवाज आएगी। रोटी अगर पूरी सुखा दो धूप में आप 2 दिन, उसके बाद आप उसमें देखो ना तो चींटी लगेगी, ना उसमें कोई कीड़े लगेंगे, ना उसमें फुई लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सूख कर टाइट हो गई है। अगर उसमें नमी है तो उसमें फुई भी लगेगी, उसमें कीड़े भी लगेंगे, बदबू भी आएगी। सुखा दो आप। अमोनिया क्या करती है? अमोनिया बहुत तेज एक गंध होती है अमोनिया में। अमोनिया गैस होती है। अमोनिया और नमक मिलाकर उसमें लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। NH3 अमोनिया होती है और नमक होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। वो लगा दिया था। नमक क्या करता है? नमक एक ऐसी चीज है, हर एक चीज को गला देती है, ठीक है। तो नमक का काम क्या है? उस पे जो चमड़े के ऊपर जो भी मांस लगा हुआ है वो साफ कर देता है। स्कडिंग करते हैं बाद में, और जो बची हुई जो चमड़े के साथ साथ उसकी जो फैट है, चर्बी होती है, चर्बी को वो रगड़ रगड़ के वो निकाल लेते हैं। उस चर्बी का वो बनाते हैं, जानवरों की चर्बी का तेल बनाया जाता है, जो मालिश करने वाले इस्तेमाल करते हैं। या फिर उस चर्बी से कुत्तों के बिस्किट बनाए जाते हैं, जो बहुत महंगे बिकते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। डॉग बिस्किट, वो जानवरों की जो चर्बी है उससे बनाए जाते हैं। उसे जानवरों की मांस की खुशबू होती है, और वो जो डॉग बिस्किट बनाए जाते हैं उसी चर्बी से बनाए जाते हैं। जैसे अब मेरे पेट में फैट है, ठीक है, कोई स्वस्थ जानवर मर गया तो हर एक जानवर के इंसान है कुछ भी, उसके खाल के नीचे फैट की चर्बी होती है। उस चर्बी का इस्तेमाल वो डॉग बिस्किट बनाने में, चर्बी का जो तेल है कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में, कई और चीज़ों में इस्तेमाल होता है। वो कहावत है कि जानवर जब तक जिंदा रहता है लाख का होता है, मर जाने के बाद 1.25 लाख का हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है। जानवर कभी भी मांस या चमड़े के लिए नहीं पाले जाते हैं। जानवरों को पाला जाता है बहुत पहले, आज से नहीं पाला है, सदियों सालों से पाला जा रहा है। सिर्फ दूध के लिए पाला जाता था। जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वो दूध के लिए पाले जाते थे। लेकिन जब वो मर जाते थे तो पुराने जमाने में उनके खाल को पका के जूते नहीं बनाते थे, या उनका इतने आज बेल्ट बन रही है, टोपी बन रही है, जैकेट बन रही है, इतनी चीजें उस समय नहीं बनती थी, क्योंकि उस समय इतना इस्तेमाल नहीं था, प्रयोग नहीं होता था इंडिया में। तो लेकिन जब जानवर मर गया उसकी हड्डियां भी इस्तेमाल हो रही हैं, उसके बाल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी सींग है, जो खुर है, पैरों के खुर है, उसका भी प्रयोग हो रहा है। जो पहले पाउडर बनते थे, पाउडर, उसमें उसकी हड्डियों का जो बुरादा होता था, क्रस्ट, हड्डियों का बुरादा, हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। सभी को पता है, आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं, कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है दवाओं बनाने में। दवाओं में जो हड्डियां होती हैं कैल्शियम की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमारे दांत हैं, दांत हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो वो जब जलाए जाते हैं तो वो जलते नहीं हैं, आप किसी के शव जलाया जाता है तो उसकी हड्डियां बच जाती हैं, शरीर तो जल जाता है। उस अस्थियों को फिर बाद में गंगा में, जो कहते हैं ना फूल हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा में प्रवाहित की जाती है, वो हड्डियां बच जाती हैं। तो वो उन हड्डियों का, जानवरों की हड्डियों का, जो ये मोर्चरी हाउस खुले हुए हैं, जो गांव में लोग ठेका लेते हैं। पहले क्या करते थे भाई, कहीं पे पहले तो खेत हुआ करते थे, लोग जाके खेत में कहीं भी डाल दिया, जंगली पशु होते थे। अब तो इतनी जंगल ही नहीं बचे कि जहाँ पे गिद्ध आ जाए या कुछ जंगली जानवर आके पशु की डेड बॉडी को खा के खत्म कर दे। अब बचे ही नहीं है, क्योंकि जानवरों को, गाय भैंसों के टीके लगाने लगे, गिद्ध आते थे जानवरों को मांस खाने के लिए, खुद ही खा के मर जाते थे। आधे से पेट भरने के लिए वो मर जाते थे, क्योंकि गाय को, भैंस को टीके दिए गए दूध के लिए, उनका सारा शरीर का जो शरीर में जहर फैल गया। अब वो गिद्ध उनका मांस खा के गिद्ध मर गए, विलुप्त हो गए। आज के समय में गिद्ध जाति जो है, प्रजाति विलुप्त हो गई है। कारण यही है कि इंसानों में, इंसान की डेड बॉडी भी अगर कहीं वैसे खुली जगह फेंक दिया जाए, गिद्ध उसको भी खा के मर जाएंगे। रीजन ये, हमारे शरीर में बीमारियां इतनी ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि जो चीज हम खा रहे हैं शुद्ध खा ही नहीं रहे हैं। आप दूध पी रहे हैं, दूध टिक्के वाला दूध पी रहे हैं, आप घिया, तोरी, आप पेठा लेके आ रहे हो, सोच रहे हो भाई हरी सब्जी, डॉक्टर ने कहा हरी सब्जी खाओ, पालक खाओ, ये खाओ, वो खाओ, हम तो खा रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं कि उसने रात में घिए को टीका लगाया,
रात में इतनी थी, सुबह इतनी बड़ी हो गई, जाकर मंडी में बेच आया। किसान को तो मालूम, घर वाले को कह दिया भाई आज मैंने दवा डाली है खेत में, आज सब्जी मत तोड़िए। उसने को तो मना कर दिया, लेकिन वो काट के लाके मंडी में बेच दिया, और वहां से आप या मैं ले आए, मेरे को तो नहीं पता है भाई दवा कितने दिन पहले डाली थी। मैं तो भाई सोचूंगा भाई आज तो साग बना ले, घर वाले से कहेंगे भाई साग बना खिला, भाई वो तो साग बना खिलाएगी, उसको तो पता ही नहीं है दवा कितने दिन पहले डाली है। अब वो दवा हमारे शरीर के अंदर तो जा रही है, फिर हमें किडनी में पथरी हो रही है, फिर पेट में दर्द हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, लीवर सोराइसिस हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो आजकल हम बीमार क्यों हो रहे हैं? इसीलिए पहले का खाना, देसी खाना, देसी सारी चीज़ें अच्छी थी। तो क्यों? क्योंकि आजकल के पैदावार के चक्कर में कि भाई फसल ज़्यादा करनी है, यूरिया डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, स्प्रे मार दो, ये कर दो, वो कर दो, इतनी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? पैदावार बढ़ा रहे हैं। पहले लोग क्या थे, उनको अपने वास्ते ही बनाते थे, भाई कम सब्जी उगाए अपने घर की, आपने कर ली उन्होंने, जो शुद्ध चीज़ खा रहे थे। आजकल कुछ शुद्ध है नहीं, आप जाके देख लो। अब कुछ भी बाहर से कोई भी प्रोडक्ट लेके आओ, हर जगह मिलावट है। आप बोलो चलो घर की चीज़ अच्छी नहीं है, होटल से जाके पनीर की सब्जी बना के ला रहे हो, वो ग्रेवी कैसे बना रहे हैं, अब वो जो टमाटर डाल रहे हैं वो कैसे डाल रहे हैं। आपके घर में तो आपने आलू काटा, आलू सड़ा हुआ निकला, आपकी माँ ने फेंक दिया, आलू वही खराब निकल गया। टमाटर काटा, टमाटर खराब है, सड़ा हुआ, फेंक दिया। अब होटल वाले क्या करते हैं, जब सब्जी मंडी सारी खत्म हो गई, जो बचे हुए टमाटर है, हाँ भाई बोले 10 रुपये ढेरी है, ले जा भाई सब, 20 रुपये 50 रुपये सब ले जा भाई। वही वाला टमाटर खरीद ला है, उन्होंने मिक्सी में डाला, गड़बड़ गड़बड़ पीस दिया, उसका टमाटर का वो बना लिया प्योरी। और आपने बोला भाई दाल फ्राई और राजमा, ये उन्होंने थोड़ा टमाटर निकाला, प्याज निकाला, तड़का मारा, ये ले भाई खा। अब वो उस टमाटर में सड़े टमाटर देंगे, आप वाह, आप खाने जा रहे हो फिंगर खाने, मोमोज खाने जा रहे हो, चटनी, घर की चटनी तो आपकी माँ हाथ बनाई ताज़ा बनाती है। मोमोज की चटनी उन्होंने डब्बे 5-5 लीटर के डब्बे आते हैं, मोमोज की चटनी वो बना के दे रहे हैं, टमाटर की चटनी और ये चटनी, वो क्या टमाटर के छाँट के लाए थे, वो चीज़ें हैं, उसमें सड़े गले कीड़े पड़े हुए हैं, और आप तो चटकार ले, वाह मज़ा आ गया। लेकिन वो चीज़ क्या है बेटे, वो तो बहुत नुकसान है, पता तो नहीं है, शुद्ध खाना तो मिला नहीं। जब वो चीज़ अंदर जाएगी तो यार जो चीज़ खराब है तो खराब ही होगी। छुट्टी हुई का, टन 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 छुट्टी होगी।